Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Today we will going to discuss the maintenance. मेंटेनेंस मीन्स भरण पोषण हिंदी में कहते हैं और इसको उर्दू में अरबी में बेसिकली अरबी में कहेंगे नफ कहते हैं नफ. तो इट वे बी आस्क इन आइदर वे, मेंटेनेंस और भरण पोषण और नफ किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है. इसके अंदर जो मोटे तौर पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, दो बिग क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट नोट कितने भी हो सकते हैं. दो बड़े क्वेश्चन में है व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ द मेंटेनेंस, या क्या आधार है और किन किन को मेंटेनेंस दिया जा सकता है. और एक क्वेश्चन जो सबसे बड़ा बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, मतलब पत्नी के संबंधित जो भरण पोषण का अधिकार है उनके बारे में पूछा जाता है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एंड शॉर्ट नोट तो बहुत सारे हैं. खर्चाए पानदान है, मेंटेनेंस अलग से पूछा जा सकता है, सीआरपीसी के सेक्शंस पूछे जा सकते हैं, मेंटेनेंस चिल्ड्रन का पूछा जा सकता है, मेंटेनेंस पूर्वजों का एसेंडेंस का पूछा जा सकता है. सो शॉर्ट क्वेश्चन तो हम जो बड़े क्वेश्चन कवर करेंगे तो उसमें आ जाएंगे. तो मोटे मोटे तौर पे जो क्वेश्चंस बनते हैं मेंटेनेंस में, आई टोल्ड यू that there are two main question which arise from the maintenance. Let's start. What do you mean by the maintenance? Maintenance अगर हम बहुत सरल भाषा में कहें कि भरण पोषण, भरण पोषण means the thing which is needed for the support of life. Support of life. लाइफ के लिए जो रामा, वो विजयश्री का फोन आ रहा है, उसको कौन आ, मेरी मीटिंग. हेलो. देन डेफिनेशन मतलब मेंटेनेंस मीन्स सपोर्ट ऑफ लाइफ. वे वे सपोर्ट ऑफ लाइफ के लिए जो जरूरी वस्तुएं होती है उनको हम मेंटेनेंस कहते हैं. वो कौन सी वस्तुएं हैं जो जीवन जीवन को संभालती हैं, जीवन. का फोन आ रहा है, आप करो, मैं क्लास ले रही. सपोर्ट के लिए आवश्यक है भोजन, वस्त्र तथा निवास स्थान. तो तीन चीजें जो जरूरी है, दैट इज भोजन, वस्त्र व निवास स्थान. सबसे बेसिक, सबसे पहले क्या जरूरत आई है, भोजन, मतलब खाना जरूरी है. मेंटेनेंस के लिए फर्स्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करने के लिए चीज चाहिए, वो है भोजन. उसके बाद में वस्त्र और फिर रहने की बात है. तो ये तीनों चीजें एक को मेंटेन करने के लिए, हमें लाइफ को चलाने के लिए चाहिए, दैट्स आर नोन एज मेंटेन. हिदायत की डेफिनेशन, इसमें दो डेफिनेशन आप याद कर लेना, एक हिदायत की डेफिनेशन और एक फतवा आलमगीरी की डेफिनेशन. हिदायत से डेफिनेशन, अगर हम हिदायत की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे तो ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर नेसेसरी टू द सपोर्ट ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथ्स एंड लॉजिंग. और कई बार हम ये कह सकते हैं, मैं कन्फाइन सोनली टू द फूड ओनली. तो हिदायत डिफाइंस मेंटेनेंस एज ऑल दोस थिंग्स, वो सभी चीज वस्तुएं जो हमें जीवन सपोर्ट के लिए, जीवन संभाल के लिए जरूरी होती हैं, फूड, क्लोथ और क्लोथिंग. अगर हम और इसको कन्फाइन करें तो ये भोजन तक ही सीमित रहती. The second definition is from Fatwa Alamgiri. वो कहता है maintenance comprehends food, raiment and lodging. Though in common parlance it is limited to the first. ये भी यही कहता है, फतवा आलमगिरी ये कहता है कि जो भरण पोषण जो है, भोजन, पोशाक तथा निवास स्थान को ग्रहण करता है. कॉम्प्रिहेंड मीन्स ग्रहण करता है, इसमें सम्मिलित होते हैं. यद्यपि सामान्य बोलचाल में ये प्रथम तक सीमित है. अगर हम बहुत नॉर्मल कॉमन parlance में बात करें तो इट इज लिमिटेड अप टू द फूड ओनली. तो मोटे तौर पे ये कि भरण पोषण का मतलब फूड से है. बट जैसे जैसे समाज बदला है उसमें डेफिनेशन में चेंजेस भी आती रही है.
और आगे कई हिंदू लॉ में तो देखेंगे डेफिनेशन बहुत चेंजेज आए हैं, मुस्लिम लॉ में भी चेंजेज है, और कई ऐसे केसेस भी आए जिसमें का एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड, चिल्ड्रन के एजुकेशन की जो खर्चा है उसको भी मेंटेनेंस में, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज आल्सो इंक्लूडेड इन अ मेंटेनेंस. नाउ in Muslim law, there is a certain principle for the maintenance. ऐसा हिंदू लॉ की तरह नहीं है कि हमें ये करना है. हमारे हिंदू लॉ में ये बहुत फिक्स सेट शेड्यूल होता है कि बच्चों को देना ही है, माइनर है, और हम लोग सेक्शन 125 CRPC से भी गवर्न होते हैं. ये भी गवर्न होता है, आगे बताऊंगी. तो जो सेट प्रिंसिपल हम मुस्लिम लॉ में जो सेट प्रिंसिपल है कि भरण पोषण के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए, व्हाट आर द प्रिंसिपल फॉर द मेंटेनेंस, प्रिंसिपल ऑफ मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम लॉ आर फर्स्ट, कि भरण पोषण का दायित्व तभी उत्पन्न होता है जब जो भरण पोषण दावा करने वाला है उसकी निजी संपत्ति हो, निजी संपत्ति ना हो, और जिससे वो भरण पोषण कर सके या वो निर्धन अवस्था में हो. तो पहली बात है कि भरण पोषण का दावा वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास अपनी खुद की कोई संपत्ति नहीं है और वो निर्धन अवस्था में है. ही इज इंडिजिग्नेट सर्कमस्टांस एंड ही हैज नो ओन his own property, so he can claim for the maintenance. सेकंड है कि मेंटेनेंस कैन बी गिवन, मेंटेनेंस वही व्यक्ति अपेक्षा कर सकता है जिससे निश्चित डिग्रियों के भीतर संबंधित हो, अर्थात आपस में इस प्रकार संबंधित हो कि आपस में विधिवत वो विवाह नहीं कर सके. मेंटेनेंस कैन ओनली बी क्लेम बाय दोज पर्सन, उन्हीं लोगों के द्वारा मेंटेनेंस क्लेम किया जाएगा जो प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं. तो पहला तो हो गया कि वो उनके पास निर्धन, पहला प्रिंसिपल है कि खुद की कोई संपत्ति नहीं हो. दूसरी है जो प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं कि उनके आपस में कोई विवाह नहीं हो सकता हो. और थर्ड कंडीशन जो है कि इजी, वह व्यक्ति जिसे भरण पोषण की अपेक्षा की जाती है, जिस व्यक्ति से हम अपेक्षा करते हैं कि हमें भरण पोषण देगा, वो सुगम परिस्थिति में, द पर्सन हु इज गिविंग मेंटेनेंस, हु इज प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस शुड बी इन एजी सर्कमस्टांसेस. सुगम परिस्थितियों का मतलब है ना कि उसके पास, इजी सर्कमस्टांसेस का मतलब उसके पास इतना धन हो कि वे दूसरों को दे सके. यू नहीं कि खुद तो भूखा मरे और दूसरों को नहीं. ही शुड बी इन इजी सर्कमस्टांसेस, वो खुद इतना सुगम परिस्थितियों में हो कि वो दूसरे को धन दे सके. तो दीज मेन आर, फर्स्ट दीज आर द प्रिंसिपल. तीन ही प्रिंसिपल है कि पहले कि जो मांगने वाला वो निर्धन हो, देने वाला वो अमीर हो, और दूसरा प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर है. पर जो ऊपर दिए गए सिद्धांत है, जो हमने कहा था ऊपर, जो तीन जो हमने बात करी है, सिद्धांत पहले की बात करते हो कि निर्धन हो तभी मांग सकता है, इसके अपवाद है. इसके अपवाद कौन से हैं? जब भरण पोषण की हकदार पत्नी हो तो वो चाहे कितनी भी रईस हो, कितनी भी रिच हो, वो अपने पति से भरण पोषण मांग सकती है. कोई भी अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्रियां, माता पिता, दादा दादी भरण पोषण के दावेदार हो सकते हैं. और भरण पोषण में जो है भोजन, वस्त्र, निवास सम्मिलित. मेन जो है क्या था, हमने कहा कि पहले कहा था कि इजी सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए इसको देने के लिए, और जो निर्धन हो वही मांग सकता है. परंतु ये एक्सेप्शंस है कि अगर पत्नी है, अवयस्क बच्चा है, माता पिता है, तो भी वो पति से, पति या बेटे से या बाप से जो है भरण पोषण की मांग कर सकते हैं. अब क्वेश्चन अराइजेस कि इसमें मेजोरिटी की एज को आप क्या डिसाइड करेंगे. इंडियन जो इसके अंदर भरण पोषण में जो है मेंटेनेंस में मेजोरिटी एक मुस्लिम की क्या होगी? I'm 18 एनीवन? years. सही है. बिकॉज कि ये मेंटेनेंस जो बच्चा, जब हस्बैंड वाइफ की बात आएगी, बिल्कुल सही है, इंडियन मेजोरिटी एक ही माना जाएगा वैसे. पर मुल्ला ये कहता है कि क्योंकि ये मेंटेनेंस जो है विवाह से भी संबंधित, और विवाह में जो हम यहाँ पे जो है 15 या 16 साल को मेजोरिटी एज मान देते हैं, और मान लो वाइफ डिमांड करती है तो उसमें विवाह वाली एज को भी मेजोरिटी एज माना जाएगा. तो ये दोनों चलते हैं. अभी तक क्लियर कट अथॉरिटी कुछ नहीं है, पर मोटे तौर पे जो है अगर हम सीआरपीसी के अंतर्गत जाएंगे तो हम, या एक्ट के अंतर्गत, कोई भी एक्ट के अंतर्गत अगर हम मेंटेनेंस की डिमांड करेंगे तो हम मेजर होना जरूरी है. और अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ के खुद के जो लॉस है उसके अंदर अगर हम जाएंगे तो मेजोरिटी एज जो है आपकी प्यूबर्टी एज मानी जाएगी. ठीक है.
Then now we will discuss one by one. Main जो है discuss one by one who are the parties to whom the who are the persons sorry who are entitled for the maintenance. The person जो entitled होते हैं maintenance के लिए सबसे पहले entitled है his descendant. Descendant मतलब वंशज. हम बच्चों की बात कर ले पहले. ये बहुत इजी है, इसमें ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा वाइफ वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. 2-4 केसेस के साथ मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगी. डिसेंडेंट मीन्स फादर्स लाइबिलिटी. डिसेंडेंट में पहले होगा वंशज लिख लेते हैं अपन. उसमें सबसे पहली लाइबिलिटी है फादर की लाइबिलिटी. फादर की लाइबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों को एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है. मेंटेन हिज चाइल्ड इज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. कंप्लीट पूर्णतः जो है ये पूरी तरह से फादर की लाइबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को जो माइनर है उनको जो है वो मेंटेन करेगा. और वो किसी भी चाहे वो गरीब हो चाहे कैसे भी हो चाहे वो माँ की कस्टडी में रहते हो तो भी it's a absolute duty of the father to maintain his minor children of either sex, unmarried daughter, married daughter if she is poor, and adult son if she is necessary या indigent. मतलब ये 4 बातें जो है फादर अपने बच्चों को अपने वंशज को करेगा. किसको? माइनर, वो तो एब्सोल्यूट है ही है, कोई उसमें इफ और बट नहीं है. अनमैरिड डॉटर को भी करेगा. मैरिड डॉटर को वो तब करेगा जब वो पुअर हो. और एडल्ट सन को वो तब करेगा जब उसको जरूरत हो या वो फिजिकली हैंडीकैप हो, फिजिकली मेंटली या फिजिकली वो हैंडीकैप हो. तो फादर जो है अपने बच्चों को मेंटेन करेगा. अगर बच्चा अगर माँ की कस्टडी में डिवोर्स हो गया है और बच्चा माँ की कस्टडी में है तो भी फादर की ड्यूटी है कि वो उस कस्टडी माँ की कस्टडी में भी अपने बच्चे को वो है मेंटेन करेगा. इसमें एक बहुत चलो वो मैं आगे डिस्कस करूंगी उसके बाद हम, क्योंकि वुमेन राइट प्रोटेक्शन एक्ट आया था उसके बाद उसमें काफी थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लग गई. डाइवोर्स एक्ट एक आया था उसके अंदर ये था कि माँ को जो है मेंटेनेंस दिया जाएगा. एक और इस पॉइंट को समझ लें कि माँ को मेंटेनेंस दिया जाएगा इद्दत पीरियड तक. और पहले इसमें मुस्लिम लॉ में ये है कि माँ को मेंटेनेंस जो है इद्दत पीरियड तक होगा, पर बच्चों को तो मेंटेनेंस मिलता ही था. पर इसमें उसमें लिख दिया गया माँ को और बच्चे को 2 साल तक मेंटेनेंस, अगर बच्चा छोटा है तो माँ को 2 साल तक मेंटेनेंस दिया जाएगा. तो यहाँ पे कहा जब 2 साल तक दे दिया जाता है तो उसके बाद क्या बच्चे को मेंटेनेंस देना जरूरी है. तो कोर्ट ने कहा कि वो एक प्रोविजन फॉर द लेडी था. दैट मेंटेनेंस इज गिवन टू अ लेडी नॉट अ चाइल्ड. बच्चे को जो मेंटेनेंस है आपको एज पर मुस्लिम लॉ बीइंग अ फादर यू हैव टू मेंटेन अ चाइल्ड अप टू द एज ऑफ मेजोरिटी. ठीक है, जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता आपको मेंटेन करना है. उस एक्ट में क्या गया कहा गया, वो एक्ट में उस मदर को 2 साल तक देना होगा बच्चे के साथ. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर एक पॉइंट आपके यहाँ बीच में आया तो बता देती हूँ. then then questions arises. then अगर मदर नहीं कर पा रही हो तो who will maintain, sorry फादर नहीं कर पा रहे हो, then it come to the duty of the mother to maintain her child. और वो मेंटेन फादर अगर किसी के पास फादर के पास गरीब है, फादर नहीं मेंटेन कर पा रहा है अपने बच्चों को, तो ये मदर की ड्यूटी होती है कि वो मेंटेन करे. और वो ये लॉ जो है मुस्लिम लॉ मदर को परमिट भी करता है कि जब फादर के पास पैसा अगर आ जाता है तो वो जितना मेंटेनेंस पे अपने बच्चों पे खर्च किया है उसको रिकवर भी कर सकती है. तो शी कैन रिकवर ऑल्सो व्हेन सर्कमस्टांसेस परमिटेड. बट आफ्टर फादर द मदर इज एंटाइटल्ड टू मेंटेन हर चिल्ड्रन. बट शिया लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस है. शिया ये कहता है कि फादर के बाद जो है ग्रैंड पेरेंट्स, पहले जो ग्रैंड पेरेंट होता है तो ग्रैंड फादर जो होता है वो मेंटेन करेगा. अगर ग्रैंड फादर नहीं है तो मदर की ड्यूटी होती है, मदर की बात आती है. देन अगर फादर भी नहीं कर पा रहा है, मदर भी नहीं कर पा रही है, तो फिर ग्रैंड पेरेंट्स की ड्यूटी आती है. ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं अपने जो है पोता पोती या दोहिता दोहिती जो भी है उसको मेंटेन कर सकते हैं. और जब उनके मदर फादर के पास पैसा आए तो वो उसको रिकवर भी कर सकते हैं.
Then there are sometime a question arises कि फादर इन लॉ की लाइबिलिटी बनती है कि नहीं, ससुर की लाइबिलिटी अपने पुत्र वधू के प्रति बनती है कि नहीं। ये सीआरपीसी का कोड भी मना करता है, हिंदू लॉ में भी नहीं है और मुस्लिम लॉ में भी नहीं है कि अडल्ट सन के जो पुत्र वधू कुछ भी हो, डेथ हो गई या कुछ भी हो गया हो, तो पुत्र वधू की जो है मेंटेनेंस फादर इन लॉ का फादर इन लॉ की ड्यूटी नहीं है। फादर इन लॉ इज नॉट बाउंड अंडर द ड्यूटी टू मेंटेन हिज डॉटर इन लॉ, मतलब अपने बेटे की विधवा को मेंटेन करने के लिए फादर इन लॉ ससुर की कोई ड्यूटी नहीं होती है। अडल्ट सन को मेंटेन किया जा सकता है, अडल्ट सन को फादर मेंटेन कर सकता है अगर वो, मैंने बताया था, अगर वो पुअर हो, मतलब नेसेसिटी में हो या फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप हो तो। नाउ कम द प्रॉब्लम टू द इलेजिटिमेट सन। ये तो सारी बातें थी जो लेजिटिमेट थी। Now what about the illegitimate son? अगर illegitimate son है, as earlier I have also discussed that illegitimate son में ये होता है कि हनाफी लोग यानी सुन्नीस के अंदर है, मदर की प्रॉपर्टी से वो इनहेरिट करेगा। शियास में ना तो मदर की प्रॉपर्टी से इनहेरिट करेगा, ना वो फादर की प्रॉपर्टी से इनहेरिट करेगा। मतलब मेंटेनेंस की जो ड्यूटी है वो इलेजिटिमेट सन में वो मदर की है, सुन्नी लॉज में, और शिया में कोई नहीं। बट एज पर द सेक्शन 125 सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत फादर भी लायबल है अपने इलेजिटिमेट सन को मेंटेन करने के लिए। एंड अगर कोई इलेजिटिमेट सन है तो वो सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन लगा के फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। पर्सनल लॉ भले ही नहीं देता हो, पर जो सीआरपीसी का सेक्शन है वो सब पे एक समान लागू होता है, इसलिए फादर जो चिल्ड्रन है वो 125 सेक्शन के तहत अपने जो है मेंटेन कर सकता है, क्योंकि उसमें सन के अंदर इलेजिटिमेट सन भी आता है। सन और डॉटर दोनों, इलेजिटिमेट सन और डॉटर जो भी है, वो मेंटेनेंस अपने जो है फादर से प्राप्त कर सकते हैं। मदर तो देती ही देती है, बट दे कैन ऑल्सो क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम देयर फादर ऑल्सो। So these are all about the ascendants, sorry, descendants, जो वंशज है उनके। मेरे हिसाब से हो गया होगा कुछ नहीं। फादर को देना, फादर है, फादर के बाद मदर है, मदर का ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स अभी अगर नहीं है तो फिर लॉ है। और बाकी 125 में सबको बराबर मिलेगा, जो 125 में हिंदू बच्चे को मिलता है, चाहे वो ही चीज जो है मुस्लिम बच्चे को मिलेगी, बिकॉज दैट इज टेरिटोरियल लॉ, वो सब पे एक समान से लागू होता है। नाउ कम टू द सेकंड जो पर्सन एंटाइटल है वो है एसेंडेंट यानी पूर्वज। तो जैसे माता पिता की ड्यूटी है बच्चों को मेंटेन करने की, वैसे ही बच्चों की ड्यूटी है मदर फादर को मेंटेन करने की। सुन्नी लो ये कहता है कि मदर फादर के पास चाहे पैसा हो या नहीं हो, तो भी बच्चों की ये ड्यूटी है कि वो अपने माँ बाप को मेंटेन करें, माँ बाप का भरण पोषण करें। पर शियर लोग कहता है कि अगर अगर माँ बाप सक्षम है तो बच्चे जो है इस ड्यूटी से फ्री हो सकते हैं। अगर माँ बाप के पास, अगर बच्चों के पास अपने माँ बाप को मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं है और वो मेंटेन नहीं कर सकते अपने मदर फादर, अपने माँ बाप को, तो जो पोता पोती है वो दादा दादी को मेंटेन कर सकते हैं। सिचुएशन आने पे या पोजीशन सही हो जाती है, सर्कमस्टांसेस सही हो जाने पे वो रिकवर कर सकते हैं। तो मतलब दादा दादी भी जो है, सॉरी, पोता पोती भी अपने दादा दादी को मेंटेन कर सकते हैं। एंड फिर सिचुएशन जब सही हो जाए तो वो उस अपने मदर फादर से वो रिकवर भी कर सकते हैं। यही है छोटा सा। देन थर्ड है कोलेटरल्स। कोलेटरल्स मतलब रिश्तेदार। तीसरा जो होते हैं वो है रिश्तेदार। रिश्तेदारी में कोलेटरल्स में ये है कि रिश्तेदारों में जो प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर आते हैं, अगर जो रिश्तेदार प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं उनको हमें मेंटेन, मुस्लिम लॉ ये कहता है कि हमें उन रिश्तेदारों को मेंटेन करना होगा, भरण पोषण देना चाहिए जो सिर्फ प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं। और उसके साथ ही कंडीशन भी है कि आप इजी सर्कमस्टांसेस में रहें, और दूसरा कोई जो है कोई दूसरा आप, मतलब इजी सर्कमस्टांस है, आपके पास इतना पैसा हो कि आप उसको मेंटेन कर सके। तो रिश्तेदारों में विद इन प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर रिश्तेदार जो आते हैं उनको मेंटेन किया जा सकता है, और आप इजी सर्कमस्टांसेस में हो। और जो जो मेंटेन, जो क्लेम कर रहे हैं मेंटेनेंस,
उनके पास और कोई साधन ना हो, वो गरीब हो, मतलब जो रिश्तेदार आपसे मेंटेनेंस मांग रहे हैं वो गरीब हो और आप जो है सुगम स्थिति में हो कि उनको मेंटेन कर पाए। और रिश्तेदार कौन से होने चाहिए? जो प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं, जो प्रतिष्ठित उसके अंदर आते हैं, प्रतिष्ठित उस डिग्री के अंदर। तो बेसिकली बट शिया जो कहता है पूरी तरह से कोलेटरल्स आर नॉट एंटाइटल्ड इन एनी केस। शिया ये कहता है कि रिश्तेदार को मेंटेन करना किसी भी सूरत में अलाउड नहीं है। शिया लो कंप्लीटली मना करता है, जबकि सुन्नी लो जो है प्रोहिबिटेड डिग्री तक के लिए और गरीब रिश्तेदार को मेंटेन करने की परमिशन देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द थ्री मेंटेनेंस। नाउ द मेन जो सोर्स जो मेंटेनेंस का आता है दैट इज वाइफ, जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत ज्यादा अब तो सेटल हो गया है काफी कुछ, बट फिर भी वाइफ का यह है कि अगर हम मुस्लिम लॉ में देखें तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ हस्बैंड टू मेंटेन हिज वाइफ, चाहे उसके पास पैसा हो चाहे नहीं हो। अगर हस्बैंड गरीब है तो भी मुस्लिम लॉ में एक मुस्लिम हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे, हर सूरत में उसको मेंटेन करना है, चाहे उसके पास पैसा। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाइफ गरीब है या वाइफ अमीर, वाइफ कैसी भी हो सकती है। अगर वो वाइफ है आपकी गरीब वाइफ, अमीर वाइफ, कमाने वाली वाइफ, कैसी भी वाइफ हो, उसको जो है पति को ही मेंटेन करना है। पति चाहे कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, इट इज अ फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ अ हस्बैंड टू मेंटेन हिज वाइफ। ये पहली ड्यूटी है उसकी कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करेगा, इसके अंदर दूसरी चीजें नहीं दी। अच्छा, अब यहाँ मेंटेनेंस जो है तीन तरीके से हम कह सकते हैं। एक तो शादी के दौरान तीन तरीके से मेंटेन है, एज पर द मुस्लिम लॉ, एज पर एग्रीमेंट एंड एज पर सेक्शन 125 जो भी है, तीन तरीके से मेंटेनेंस वाइफ को दे सकते हैं। एज पर मुस्लिम लॉ को भी हम अगर देखें तो दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। मुस्लिम लॉ ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज, जब मैरिज चल रही हो, अगर शादीशुदा है और दोनों जने अच्छे से लाइफ चल रही है तो उसमें भी मेंटेनेंस दिया जाता है। और वो मेंटेनेंस नहीं दिया जाता तो वो एक ग्राउंड बन जाता है डिवोर्स का, जो हमने सेक्शन उसमें पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 के अंदर, सेक्शन 2 का क्लोज 3 पढ़ा था कि अगर वो मेंटेन नहीं करता है 2 साल कंटिन्यूस तो उसको जो है डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। तो सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज में जरूरी है कि हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को मेंटेन करेगा थ्रू आउट लाइफ। वो जरूरी नहीं मेंटेनेंस का, मैंने और बता दिया, जरूरी नहीं कि उसको खूब सारे कपड़े लत्ते लाके देना है। मेंटेनेंस मीन्स ही हैज प्रोवाइड हर फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। शेल्टर और क्लोथ में नहीं तो फूड तो उसको देना ही देना। दिस इज द मिनिमम, मतलब कन्फाइन में खाना लाके तो उसको देना ही देना है। अब है कि कई बार ये होता है कि यहाँ पे मुस्लिम लॉ में कुछ रूल्स दिए गए हैं कि वो एंटाइटल को मेंटेनेंस कब होगी, जब वो प्यूबर्टी अटेंड कर लेगी और अपने हस्बैंड के सारे राइट्स को मानेगी। अगर वो अपने राइट्स को नहीं हस्बैंड की ड्यूटीज को नहीं मानती है तो वो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। कुछ रूल्स दे रखे हैं कि अगर वो मतलब बिना किसी कारण से अपना पति का घर छोड़ के चली जाती है, वो अपने हस्बैंड के साथ रहना नहीं चाहती है, वो हस्बैंड के कमांड्स को नहीं मानती है, वो हस्बैंड को हर बात पे मना करती रहती है, या उसकी गिरफ्तारी हो गई है या वो किसी और के साथ भाग गई है, अगर वो छोटी है अभी, मतलब शादी को कंजुमेट नहीं कर सकती, तो ऐसी कंडीशन में मेंटेनेंस नहीं दिया सकता। मेंटेनेंस का वाइफ का तभी स्टार्ट होगा जब वो मैरिज जो है कंजुमेट हो जाएगी। अच्छा, मेंटेनेंस कैन ओनली बी गिवन इन विच शादी, तीन शादियां होती है तो मेंटेनेंस किस में दिया जा सकता है? वैलिड, वैलिड, इरेगुलर, वॉइड। तो ये वॉइड में तो समझ में आ गया कि नहीं दिया जाए। क्या इरेगुलर मैरिज में भी मेंटेनेंस दिया जा सकता है वाइफ को? हेलो। नहीं मैम, तब तो नहीं दिया जाएगा। सही। तो मेंटेनेंस इज ओनली गिवन आफ्टर द कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज एंड इन अ वैलिड मैरिज ओनली। इरेगुलर मैरिज में भी जो है मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा चाहे कंज्यूमेशन हो गया हो। ठीक है। तो इरेगुलर मैरिज एक एक्सेप्शन है, इरेगुलर मैरिज में भी अगर विटनेस के एब्सेंस में शादी हुई है तो ऐसी मैरिज में मेंटेनेंस दिया जाएगा, बाकी जितनी भी इरेगुलर मैरिज है उसमें मेंटेनेंस नहीं दिया जाए।
देन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, अगर सब्सिस्टेंस में तो आपको देना ही देना है। फिर एक और होता है कि एग्रीमेंट से हो जाती है शादी। एग्रीमेंट मतलब शादी के वक्त कुछ एग्रीमेंट होता है और आप मेंटेनेंस देते हैं। जैसे एग्रीमेंट ये होता है कि अगर आपने मुझे मेंटेनेंस नहीं, आपने दूसरी शादी की तो मैं छोड़ दूंगी। जो भी लीगल कंडीशन हमने देखी थी, न्यूपेटल कंडीशंस थी, लीगल कंडीशन थी, तो वो लीगल कंडीशंस अगर सेट हो जाती है, सही लीगल कंडीशन है, तो वो लीगल कंडीशन के बेसिस पे भी मेंटेनेंस दिया जा सकता है कि अगर आपने दूसरी शादी की तो मुझे डबल मेंटेनेंस दोगे, मुझे ये दोगे। तो ये जो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं उसके थ्रू भी मेंटेनेंस होता है। और कई रईस परिवारों में काफी जो रईस मुस्लिम है उसमें एक प्रथा है खर्चाए पानदान। इसमें शॉर्ट नोट आता है बहुत। खर्चाए पानदान इज एक्सक्लूसिव द अलाउंस गिवन टू अ वाइफ। जो है एक पत्नी को पूरी तरह से कुछ अमाउंट देता है हस्बैंड, हम हर महीने कुछ अमाउंट जो उसके पर्सनल खर्चे के लिए होता है। कहने को तो पानदान मतलब पान खर्चा, जो पान रखती है लेडीज उसके लिए है, पर वो किसी को लिए भी यूज कर सकती है। तो वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है, वो कुछ पैसों से लगाकर लाखों तक हो सकता है। तो वो एक अमाउंट अगर एग्रीमेंट के थ्रू है खर्चा पानदान, एंड दैट अमाउंट इज एक्सक्लूसिवली गिवन टू द वाइफ। और अगर एग्रीमेंट हुआ तो 100% देना है। और अगर नहीं दिया है खर्चा पानदान, अगर मेंशन हो गया है, तो इट कैन ऑल्सो बी रिकवर्ड बाय द सूट ऑल्सो। कई ऐसे सूट भी आए हैं कि वो रिकवर हुआ है। तो खर्चा पानदान इज ऑल्सो पर्सनल अलाउंस गिवन टू वाइफ बाय द हस्बैंड एट एनी टाइम। मतलब कभी भी जो भी उनका एग्रीमेंट हुआ होगा उस बेसिस पे उसको दिया जा सकता है, जो वो अपने पर खर्च करती है। जरूरी नहीं कि पान खाने में खर्च करती है, वो अपने गहना भी करवा सकती है, कपड़े भी बना सकती है, डोनेट भी कर सकती है। तो डिपेंड कि उसको, तो ये खर्चा पानदान जो है बड़े रईस मुस्लिम घरों में होता है, जो पर्सनल अलग से खर्चा, सब खर्चों तो को मैम हटा के। एट द टाइम ऑफ मैरिज ही होगा ना ये, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो? इट कैन बी एट एनी टाइम। ओके मैम। इन एग्रीमेंट जो है यहाँ पे जरूरी नहीं है मुस्लिम्स में शादी के टाइम हो, इट कैन बी आफ्टर, बिफोर और एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है। देन डिसोल्यूशन होने के बाद हमने देखा है कि जब मैरिज डिसॉल्व हो जाती है तब जो मेंटेनेंस है दैट कैन बी गिवन ओनली अप टू द पीरियड ऑफ इद्दत, दैट इज फॉर द 3 मंथ। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अगर तलाक से होती है तो 3 महीने तक होती है। और अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है डेथ से होती है तो मेंटेनेंस इज नॉट गिवन। ध्यान रखना, द विडो इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस ड्यूरिंग द इद्दत ऑफ डेथ। क्योंकि डेथ के बाद क्या होती है, वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है। दैट्स व्हाई द मेंटेनेंस इज नॉट डिमांडेड इन द डेथ ऑफ द इद्दत ऑफ द डेथ, बट मेंटेनेंस ओनली डिमांडेड एट द आफ्टर द इन द इद्दत पीरियड ऑफ डिवोर्स। डिवोर्स के बाद जो इद्दत पीरियड होता है उसमें मेंटेनेंस दिया जाता है। अब कई जब हाँ जी। सॉरी मैम, इद्दत मीन्स क्या होता है? बच्चा आप शायद नए होंगे। इद्दत हमने मैरिज में पढ़ाया था। तलाक के बाद जब मैरिज जब हमने करा था तलाक, उसमें ये था कि जब डिसॉल्व हो जाती है मैरिज, जब डिसॉल्व हो जाती है तो वाइफ एक टाइम के लिए एक सेक्युलेशन में रहती है, एक सेपरेट रहती है 2-4 महीने के लिए। इद्दत जो डेथ का जो इद्दत पीरियड होता है वो 4 महीने 10 दिन होता है, कि पत्नी जो है 4 महीने 10 दिन जो है सेपरेट रहेगी, किसी से मिलेगी जुलेगी नहीं। और जो डिवोर्स होता है उसका इद्दत पीरियड जो होता है 3 महीने होता है। 3 महीने तक वो सेपरेट रहेगी, वो किसी से मिलेगी जुलेगी नहीं। और जैसे ही 3 महीने कंप्लीट हो जाते तलाक भी इरिवोकेबल हो जाता है और वाइफ जो है किसी और से भी शादी कर सकती है। अगर वाइफ प्रेग्नेंट है तो इद्दत पीरियड टिल द डिलीवरी ऑफ चाइल्ड हो जाता है। ठीक है। तो ये कुछ पीरियड होता है जो डिवोर्स और डेथ के बाद पत्नी को एक अकेले में रहना होता है। आई थिंक इसका जो ऑब्जेक्ट मैंने बहुत पहले भी बताया था, इस प्रेगनेंसी को, अगर मान लो वाइफ प्रेग्नेंट है तो उसकी प्रेगनेंसी जो बच्चा है उसकी पैटर्निटी को डिसाइड करने के लिए ये पीरियड रखा गया होगा। खैर, तो इद्दत ये टाइम है। तो मुस्लिम लॉ में है कि डिवोर्स के बाद अगर वाइफ जो 3 महीने इद्दत फॉलो करती है, उस 3 महीने इद्दत के अंदर तक ही हस्बैंड जो है वाइफ को मेंटेन करेगा, उसके बाद वो मेंटेन नहीं करेगा। पर सेक्शन 125 सीआरपीसी कहता है कि वो सब पे एप्लीकेबल है। तो मुस्लिम लेडीज जो है, क्योंकि डिवोर्स के बाद उनके पास कोई साधन नहीं होता था, तो वो 125 के तहत जो है मेंटेनेंस लेते थे। तो ये केस है जोहरा खातून वसत महमूद इब्राहिम।
जोहरा खातून वर्सेस महमूद इब्राहिम। इसमें इम्पोर्टेंट है, इसने कहा मुस्लिम मैरिज अलग, मुस्लिम डिवोर्स से अलग होती है, वो मुस्लिम लॉ से डिवोर्स लेती है, तो वो सेक्शन 125 उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, डिवोर्स की वाइफ वाइफ जो डिवोर्स है वो किसी भी तरीके से डिवोर्स लिया हुआ हो, वाइफ वाइफ होती है, उसको सेक्शन 125 के तहत मेंटेनेंस दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी पर्सनल लॉ से डिवोर्स हुआ हो, चाहे उसका सेक्शन डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट 1939 से हुआ हो या मुस्लिम लॉ के दूसरे किसी तरीके से डिवोर्स हुआ हो, दैट वाइफ विल कम अंडर द डिवोर्स्ड वाइफ अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 125 सीआरपीसी। एक बहुत लैंडमार्क केस हुआ था, आप सबने इसको बहुत बार पढ़ा होगा। दो केस जो है अब मुस्लिम लॉ में हम हमेशा पढ़ेंगे, एक तो साहा बानो का और एक सायरा बानो। सायरा बानो से केस से हमने ट्रिपल तलाक को खत्म किया है, और साहा बानो जो केस था ये बहुत लैंडमार्क केस है जो मेंटेनेंस के लिए था। साहा बानो एक मुस्लिम लेडी थी, इस केस का नाम है साहा बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान। साहा बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान वन ऑफ द लैंडमार्क केस है, बहुत मुस्लिम्स फैमिली लॉ का एक तरह से कहूंगी भूचाल लाने वाला केस था ये। तो शाहबानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान, ये बड़े रईस परिवारों से मुस्लिम परिवार था। शाहबानो को एट द एज ऑफ 62 जो है ये घर से बाहर निकाल देता है हस्बैंड। तो वाइफ जो है एट द एज ऑफ 62 शी वेंट टू द मजिस्ट्रेट फॉर द मेंटेनेंस अंडर टू हैव मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। 125 सीआरपीसी के तहत वो मेंटेनेंस के लिए मजिस्ट्रेट के सामने जाती है। तो कोर्ट जो है मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देता है, तो वो कहता है कि ये चूंकि आपकी पत्नी है आपको मेंटेन करना होगा। तो पति कहता है चलो ये पत्नी है तो मैं 3 तलाक देता हूँ। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मोड था, वो मजिस्ट्रेट के सामने इसको ट्रिपल तलाक जो है तलाक 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 करके तलाक दे देता है। तो कहता अब, तो उसने कहा अब ये आपकी डिवोर्स वाइफ हो गई, और डिवोर्स की वाइफ जो सेक्शन 125 के तहत जो है कवर होगी। तो मेंटेनेंस इसमें दिया जाता है। देन मेंटेनेंस कम था, 75 रुपीज मेंटेनेंस किया गया था, तो उसने हाई कोर्ट में मूव किया। शाहबानो ने रिवीजन पिटिशन लगाई, उसमें इसको 180 रुपए करीब कर दिया गया मेंटेनेंस। फिर बाद में जो है हस्बैंड जो है इस अपील इस डिसीजन के अगेंस्ट गया हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट, कि मैं मेंटेनेंस एज पर मुस्लिम लॉ हम मेंटेनेंस नहीं दे सकते, ये हमारे मुस्लिम लॉ के या पर्सनल लॉ के साथ छेड़छाड़ है, खिलवाड़ है। वी कैन ओनली मेंटेन वाइफ अप टू द पीरियड ऑफ iddat period. They cannot get any maintenance under the section 125 of CRPC. सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सुना, और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो लैंडमार्क डिसीजन था। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ पढ़ने के बाद, और ये जो डिवोर्स है ये कुरान ने भी इसको बहुत ही घृणित डिवास्टेड एक्ट माना है। और आयत जो आयत भी अगर हम पढ़ें कुरान की, तो वो भी ये कहती है कि मेंटेनेंस जो 3 महीने की जो बात करते हो आप, वो ऐसा नहीं है। आयत जो कई कुरानों की आयत उन्होंने उनको पोर्ट्रे की, उन्होंने कहा वो क्लियरली ये कहती है, वो इम्पोज करती है ऑब्लिगेशन की मेंटेनेंस जो है डिवोर्स वाइफ को प्रोवाइड कराया जाए मेंटेनेंस आफ्टर इद्दत ऑल्सो। तो आप ये किसी भी तरीके से जो ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत अच्छे से इस डिसीजन को दिया, और उनका कि मेंटेनेंस इसको आफ्टर 3 मंथ जो इद्दत पीरियड है उसके आगे भी इसको मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। और एक ऑर्डर पास कर दिया, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ह्यू एंड क्राई हो गया, मुस्लिम आंदोलन शुरू हो गया, पर्सनल लॉ अटैक की बातें शुरू हो गई। ड्यूरिंग दैट टाइम द तत्कालीन जो सरकार थी वो थोड़ी घबरा गई, पॉलिटिकल विल इतना नहीं रहा उनका, और उन्होंने आनन फानन में डिसीजन आई थिंक केम इन नवंबर, एंड इन द मई जो है 1986-85 में डिसीजन आया था। और 86 में जो है इन्होंने एक डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम जो है प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1986 एक एक्ट बना दिया छोटा सा, जिसके अंदर ये कह दिया गया, वो जो एक्ट आया दैट वाज अ वेरी कॉवर्ड एक्शन आई थिंक टेकन बाय द गवर्नमेंट। सॉरी टू से वी शुड आई शुड डोंट इन्वॉल्व इन दिस, बट थोड़ा सा मुस्लिम्स के लिए करना चाहिए। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा था कि उसने फिर उसको भी बहुत अच्छे से हैंडल किया। तो ये जो एक्ट आया था, इसने इस एक्ट ने कहा कि जब डिवोर्स हो जाता है मुस्लिम वुमेन का, तो उसको इद्दत पीरियड तक की मेंटेनेंस दिया जाना होगा। और उसका अगर बच्चा है तो उसको 2 साल तक के बच्चे को मेंटेनेंस दिया जाना होगा। जो मैंने आगे आपको बात कही थी
कंट्रोवर्सी आई थी बच्चे को भी 2 साल तक, उसने कहा नहीं 2 साल तक तो वाइफ को देना होगा बच्चे के साथ, बाकी बच्चे को तो आपको मेंटेनेंस देना ही है अप टू द एज ऑफ 18 अंटिल ही गेट मेजर। तो बच्चे के लिए जो है मेजोरिटी एज जो है 18 है, तो 18 साल तक तो आपको बच्चे को देना ही है, पर वाइफ को जो यहाँ पे अगर बहुत छोटा बच्चा लेके गई है तो 2 साल तक तो कम से कम आपको उसको मेंटेनेंस देना, अन्यथा 3 महीने इद्दत के जो है उसको आपको मेंटेनेंस देना। और जितनी भी प्रॉपर्टी जो उसकी आई है एट द टाइम ऑफ मैरिज, जितना भी उसको सब कुछ मिला है गिफ्ट और शायद वो सारा का सारा मेहर वहर जो है सब इस वाइफ को प्रोवाइड करवाया जाएगा। और सपोज करो कि कोई भी इसको मेंटेन करने के लिए नहीं है, ये एक्ट कहता है, हम एक्ट को बाद में पढ़ेंगे पर एक्ट की थोड़ी थोड़ी बातें बता दी। ये एक्ट कहता है कि अगर वाइफ को 3 महीने के बाद भी कोई मेंटेन करने को नहीं, इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं है वाइफ को कि अपने आप को मेंटेन कर दे, तो वो अपने रिश्तेदारों से मेंटेनेंस मांग सकती जो उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने वाले थे। तो वो रिश्तेदार इसको पहले मेंटेन करेंगे, अगर वो रिश्तेदार भी मेंटेन नहीं कर सकते तो अपने दूर के रिश्तेदारों से मेंटेनेंस मांगेगी, और वो दूर के रिश्तेदार भी अगर मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो ये वक्फ बोर्ड पे जाए। अब कितनी अजीब सी बात है, वाइफ आपकी आपने छोड़ा और मेंटेनेंस कोई और दे। तो दिस इज वेरी बिकॉज जब शाहबानो को छोड़ा गया था तो शी इज एट टाइम 62 year old लेडी, हाउ कैन शी मेंटेन एंड व्हाट कैन शी डू एट दैट टाइम। सो ये बड़ा वियर्ड सा एब्सर्ड सा एक्ट है, पर बाद में जो है जो भी रहा, फिर इस एक्ट के आने के बाद बहुत ज्यादा उथल पुथल आ गई थी मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स के अंदर। तो कि क्या ये एक्ट अब आने के बाद 1986 का एक्ट आ गया तो क्या सेक्शन 125 सीआरपीसी लागू होगा या नहीं होगा, अब ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। क्योंकि ये तो सबने तय कर लिया कि 3 महीने तक मेंटेनेंस देना है, और उसके बाद जो मेंटेनेंस वो वाइफ है अपने रिश्तेदारों से प्राप्त करे, अगर रिश्तेदार नहीं दे तो वो जाके अपने वक्फ बोर्ड से ले। अब ये क्लियर लॉ बना दिया, और उसके बाद जो है तो बहुत सारे पेंडिंग केसेस चल रहे थे, तो उनका अब उस पर क्या लागू होगा, तो उनका ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, ये जो है जिस दिन आया है उस दिन से लागू, जो मेंटेनेंस दे चुके हैं या मेंटेनेंस के ऑर्डर हो चुके हैं वो तो वैसे ही रहेंगे। पर 2-4 केसेस ऐसे थे जिनमें ये कहा गया कि ये जो है अब रिपील हो गया है। 1-2 केसेस नाम देख लें जिसमें ये कहा गया कि इसने सेक्शन 125 को जो है इम्प्लाइडली रिपील्ड कर दिया है या ऑब्लिटरेट कर दिया है राइट ऑफ वुमेन को। ये केस है मोहम्मद यूनिस वर्सेस पेनकानी बीबी पेनकानी तसरून निसा, बीबी तसरून निसा लिखना, मोहम्मद यूनुस वर्सेस बीबी तसरून निसा, मोहम्मद यूनुस वर्सेस बीबी तसरून निसा। इसमें कह दिया कि जब से ये एक्ट आ गया है तो सेक्शन 125 जो है इम्प्लाइडली रिपील्ड हो गया है, एज पर कि आप अब जो है 125 के अंतर्गत अपने मेंटेनेंस नहीं ले सकते। एक केस है आबिद अली वर्सेस रईजा बेगम, आबिद अली वर्सेस रईजा बेगम। इसमें भी जो है डिवीजन बेंच ने कह दिया था, राजस्थान हाईकोर्ट का केस है, कह दिया था कि इसने जो है 125 के तहत लेने वाले मेंटेनेंस, वाइफ के मेंटेनेंस को जो है डिसॉल्व ऑब्लिटरेट कर दिया या खत्म कर दिया है। पर दूसरे केसेस और अच्छे हैं बच्चों, लिखे एक केस ए अब्दुल्ला वर्सेस ए अब्दुल्ला वर्सेस ए बी मोहना सैयद भाई, ए बी मोहना सैयद भाई। ये बहुत अच्छा केस था। इसमें कहा था कि जो सेक्शन जो एक्ट 1986 है सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्लॉज ए, तो ध्यान रखना सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्लॉज ए जो ये कहता है, वो ये कहता है कि रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस टू बी मेड, रीजनेबल एंड फेयर provision and maintenance to be made and paid to indicate that Parliament intended to see that the divorced woman gets sufficient means of livelihood after divorce। उसने कहा है कि सेक्शन जो 3 है 1986 से जो एक्ट आया, उस सेक्शन 3 क्लोज ए ये कहता है कि रीजनेबल फेयर प्रोविजन होने चाहिए एंड मेंटेनेंस टू मेड एंड पेड टू हर इंडिकेट एंड पेड टू हर, मतलब मेंटेनेंस एंड पेड टू हर ये बताता है
ये पार्लियामेंट के उस इंटेंशन को शो करता है कि डिवोर्स वुमेन को सफिशिएंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड दिया जाए, उसको जो है सफिशिएंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड दिया जाए डिवोर्स के बाद में। तो इसका मतलब ये कहता है, ये सेक्शन ये नहीं कहता है कि 125 को रिपील कर दिया जाए, ये कहता है हाँ 3 महीने तक तो, पर 3 महीने में इतना सब कुछ दे दो कि वो आगे की जिंदगी को भी अच्छे से चला सके। इसमें विद इन आया है, फॉर और ड्यूरिंग नहीं आया है कि 3 महीने तक के लिए 3 महीने, तो विद इन 3 महीने में इतना सफिशिएंट प्रोविजन उसको कर दिया जाए, उसके उसको जो है इतना प्रोवाइड करवा दिया जाए that she can maintain herself after the divorce। अगर मैम हस्बैंड केपेबल नहीं हो तो, क्योंकि अगर जितना भी मनी है वो 3 महीने के अंदर पूरी नहीं हो पाती है तो डिवोर्स क्यों दे रहा? डिवोर्स नहीं दे, डिवोर्स देने की बात है ना। जी मैम। ये तो खैर बच्चा हमेशा, सॉरी लाइटर साइड हो गया। द थिंग इज दैट आपको जो है सम ये सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे होगा, सब कुछ वी कैन सी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट केस। ओके, तो वो जो मीन्स जो जैसे उसका कम होगा, जितना मेंटेन कर पाता होगा, जितना मेंटेन कर पाएगा उतना कोर्ट भी तो उसके ऊपर से तो नहीं दे सकती, जितना वो कमाता है उसके, जितनी उसके पास प्रॉपर्टी उसी के बेसिस पे और जो उनका स्टैंडर्ड उसके बेसिस पे ही दिलवाएगा। क्योंकि एक केस और आया था जो, हाँ मैम हस्बैंड मानसिक रोगी हो तो जब हस्बैंड मानसिक ही रोगी होगी तो मेंटेन खुद को ही नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा? ऐसे नहीं होता। पर यहाँ पे जो बात हो रही है वो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की हो रही है, जो हस्बैंड नॉर्मली जो है अपने आप को डिवोर्स कर देता है, डिवोर्स दे देता है। अगर मानसिक रोगी है तो डिवोर्स कैसे देगा? और डिवोर्स देने के बाद मानसिक रोगी क्या है तो भी उसको मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। ओके मैम। बाकी ज्यादातर 3 महीने तक ही देते हैं, और बाकी जो वाइफ्स हैं वो दूसरे किसी और से जो है वक्फ बोर्ड से या अपने रिश्तेदारों से लेती है या खुद कमाना शुरू कर देती है। पर सेक्शन 125 भी आजकल चलता है अंडर सेक्शन। अच्छा, मेंटेनेंस को में क्या लगता है बहुत ज्यादा, वो कभी कोर्ट जाके देखना, फैमिली कोर्ट में कभी खड़े होके देखना। सॉरी टू से बट आई हैव टू से दिस, कि आपको ऐसा लगेगा कि एक बार जो भी शादी करने से पहले देखे और जाके देखे वहां की स्थिति, बहुत हमने अपनी जिंदगी को इतने नरक बना दिया होता है कि पूछो। सच में शादी करने से आप जो है उपजाओ के ना भी, इससे तो शादी ना करें। इतनी जिल्लत फील करते हैं वहां जाते हैं तो। और अननेसेसरी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वहां कोई लड़ाई होती वहां पे, वहां कोई वॉर, वहां कोई जमीनें नहीं बांटी जा रही होती, वहां सिर्फ ईगो की लड़ाई होती, जस्ट फॉर द जो ईगो की लड़ाई है, उस ईगो की लड़ाई में हम लड़ते हैं। खैर बीइंग मैं नहीं कहना चाहिए, पर एज अ नॉर्मल ऐसे कह रही हूँ, नॉर्मल इंसान की तरह, कि हमें अगर ऐसा कुछ हो तो वी हैव टू सेटल आवर डिस्प्यूट एट होम ओनली, हो जाए सेट डिस्प्यूट हो जाए, कुछ बातों पे डिस्प्यूट हमें सेटल कर लेने चाहिए। एनीवे, खैर लास्ट जो केस था, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट केस आपको बताना चाह रही थी, वो डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डेनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है, जिसने जो जितनी भी कंट्रोवर्सी थी वंस सेक्शन इसके 1986 और सेक्शन 125 के बीच की जो थी एक्ट आने वाला, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 और सेक्शन 127 के बीच में इन एप्लीकेबिलिटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट हो गई थी, क्योंकि इसमें चैलेंज किया था एक डैनियल नाम के व्यक्ति ने। उसने कहा कि ये तो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये उसकी रिलीजन के बेसिस पे बना हुआ है और उसके बेसिस पे एक्ट बना दिया, और ये जो है राइट टू इक्वलिटी नहीं है मैन एंड वुमन। तो कोर्ट ने इसको बहुत अच्छे से, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत अच्छे से सुना और बहुत अच्छे से इस कोर्ट को केस को डिसाइड किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि इंडिया में बहुत सारे जो है धर्म है और अपने अपने टेनेंट, अपने रिलीजियस टेनेंट के बेसिस पे चलते हैं, इसलिए हर किसी को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। हाँ, एसेंस क्या है ये देखना चाहिए, और ये एक्ट किसी भी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी जो है हस्बैंड, जो मुस्लिम हस्बैंड जो है लायबल है मेक रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन फॉर द फ्यूचर ऑफ द डिवोर्स्ड वाइफ, जो कि सेक्शन
3 क्लॉज 1 क्लॉज ए के अंतर्गत आता है कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के लिए एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ फेयर प्रोविजन बनाए उसके फ्यूचर के लिए, ताकि वो आगे जो है दुख ना पाए। और ये जो सेक्शन 3 क्लॉज 1 ए जो है सिर्फ 3 महीने तक के लिए ही लिमिटेड नहीं है, या आगे तक के लिए भी, लेकिन आगे तक के लिए भी लागू है। और अगर वाइफ, कई जगह है कि वाइफ अगर रिश्तेदारों से नहीं ले पाते तो ये मजिस्ट्रेट जो है वो डायरेक्टली, जरूरी नहीं है कि पहले वाइफ के पास, वाइफ जो है पहले रिश्तेदार के पास जाए फिर दूसरे रिश्तेदार के पास जाए, को सम्मानना करे तब वक्फ बोर्ड के पास जाए। वाइफ चाहे तो डायरेक्ट भी जो है वक्फ बोर्ड के पास जा सकती है और मेंटेनेंस ले सकती है। वो मजिस्ट्रेट के पास जाके, और जो है मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकता है स्टेट वक्फ बोर्ड को कि वो मेंटेनेंस करे, और बाकी सबने मना किया नहीं किया, ये वक्फ बोर्ड का काम है कि वो पता करे। और जो प्रोविजंस जो है इसके अंदर जो बनाए हैं 86 के एक्ट के अंदर, दीज आर नॉट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अगेंस्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल कौन से 14, 15 और 21 के अंतर्गत केस का अगेंस्ट नहीं है। ये पूरी तरह से मुस्लिम वुमेन को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि उसको पूरा पैसा दिलाता है और उसके बाद उसके फ्यूचर मेंटेनेंस की भी बात करता है। तो इससे अच्छा आज भी जो है उसमें एक सेक्शन 5 भी है इसके अंदर 1986 के एक्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि दोनों हस्बैंड वाइफ चाहें, अगर राजी हो जाए, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो सेक्शन 125 के अंतर्गत भी अपना मेंटेनेंस ले सकते हैं। तो सेक्शन 125 को बिल्कुल ही खत्म नहीं किया गया है, एक ऑप्शन के तौर पे। और जो फेयर प्रोविजन सेक्शन 3 क्लॉज 1 के तहत भी इसको किसी न किसी तरीके से इस एक्ट के अंदर रखा गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंटेनेंस। तो मैं मोटे तौर पे जो है 2 क्वेश्चंस बनते हैं। अगर सबका पूछा जाए पर्सन का तो थोड़ा थोड़ा सबका बताना है, और वाइफ का अलग पूछा जाए तो वाइफ का आपका होगा पर्सनल लॉ से कैसे मेंटेनेंस होगा, एग्रीमेंट से कैसे होगा, और फिर बाद में सेक्शन 125 में 3 या 4 केस आप इम्पोर्टेंटली देंगे। साहबानो और डेनियल लतीफी का केस तो देंगे, बाकी आप अपने हिसाब से, जोहरा खातून 3 केस, ये 3 केस तो लिखना ही लिखना है, बाकी आप अपने हिसाब से ऊंचे नीचे कर सकते हैं। ठीक है। मैम क्या इद्दत पीरियड मेल पे भी लागू होगा जितना फीमेल पे होता है? जैसे 3 महीने उसको किसी के कांटेक्ट में नहीं आना, तो क्या वो मेल पे भी एप्लीकेबल होता है? नहीं नहीं नहीं, मेल पे नहीं होता, इट्स ओनली फॉर द फीमेल। ओके मैम। आई थिंक ठीक है, फिर कल हम जो है गार्जियनशिप पढ़ेंगे। ठीक है।